इस वक्त अटलांटिक ओशन चोक हो चुका है। कई 100 कंटेनर्स लाइन में खड़े हैं। ये सब इस इंतजार में हैं कि ये 80 किलोमीटर की नदी क्रॉस करके पैसिफिक ओशन में जाएं। ये जो 80 किलोमीटर का रूट है, ये हमारी दुनिया के इम्पोर्टेंट तरीन शिपिंग रूट्स में से एक है। इसे कहते हैं पैनामा कैनाल। पूरी दुनिया का करीबन 6% सी ट्रेड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान इसी चोक पॉइंट से गुजरता है। यही कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। हर साल करीबन 13 से 14 हजार कार्गो शिप्स इस रास्ते से गुजरती हैं। अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने का यही सबसे छोटा और सेफ रास्ता है। मगर ये कैनाल अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और अगर ये प्रॉब्लम दूर न हुई तो इसका असर हम सब पर पड़ सकता है। इंजीनियरिंग के शाहकार इस कैनाल के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इसकी बर्बादी की वजह बन सकता है। आज इस प्रॉब्लम की रूट कॉज जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 150 साल पीछे फ्रांस में, जहां फर्डिनेंड द लेसेप्स नाम का एक आदमी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो रहा था। फर्डिनेंड एक फ्रेंच डिप्लोमेट था जिसने 1869 में सुएज कैनाल बनाई थी, जिसकी वजह से रेड सी और मेडिटेरेनियन सी बहुत ही छोटे रूट से आपस में कनेक्ट हो गए थे, क्योंकि इससे पहले एशिया और मिडिल ईस्ट से आने वाले समुद्री जहाजों को पूरा अफ्रीका क्रॉस करके यूरोप और अमेरिका जाना पड़ता था। ये वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक टर्निंग पॉइंट था और इसी सक्सेस से कॉन्फिडेंस पाकर फर्डिनेंड ने फैसला किया कि वो सुएज कैनाल की तरह अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को भी एक कैनाल बनाकर आपस में कनेक्ट करेगा, क्योंकि उस वक्त अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट लाइन से चलने वाले समुद्री जहाजों को पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके वेस्टर्न साउथ अमेरिका, एशिया और वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका तक जाना पड़ता था। ये तकरीबन 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता था, जिसको छोटा करने का एक ही तरीका था कि इधर पैनामा में एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई जाए, जिसके जरिए समुद्री जहाज आसानी से अटलांटिक से पैसिफिक और पैसिफिक से अटलांटिक ओशन में आ सके। फर्डिनेंड को लगता था कि सुएज कैनाल की तरह वो ये कैनाल भी आसानी से बना लेगा, मगर उसका अंदाजा गलत था। अब आइडियली यहाँ रास्ता बनाने का सिंपल तरीका ये था कि इस सारे हिस्से को डायनामाइट से उड़ा दिया जाए ताकि शिप्स के लिए जगह बन जाए, मगर रियलिटी में इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि सारा एरिया बहुत ही खतरनाक था। इस सारे एरिया में पहाड़ और घने जंगल थे और बहुत सख्त तूफान आते थे। जब भी फर्डिनेंड के इंजीनियर्स ने यहाँ डायनामाइट यूज किए तो लैंडस्लाइडिंग हो जाती और बहुत से वर्कर्स मारे जाते। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला येलो फीवर और मलेरिया का था। ये सारा रूट क्लियर करने की कोशिश में 8 साल लग गए और करीबन 20,000 वर्कर्स मारे गए और इसीलिए पैनामा कैनाल को द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। इतने बड़े ह्यूमन और फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से इन्वेस्टर्स ने इस प्रोजेक्ट पर फंडिंग बंद कर दी और 1890 में फर्डिनेंड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अगले तकरीबन 14 साल इस प्रोजेक्ट पर काम रुका रहा। फिर 1903 में पैनामा ने अमेरिका की सपोर्ट से कोलंबिया से आजादी हासिल कर ली और अमेरिका ने बदले में पैनामा से ये सारी जमीन 100 साल की लीज पर ले ली। अमेरिकन लीडरशिप को अंदाजा था कि अगर अमेरिका ने इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो उसके लिए पैनामा कैनाल बहुत जरूरी है। इसीलिए अगले ही साल 1904 में अमेरिकन इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट पर काम दोबारा शुरू कर दिया और इस दफा अमेरिकन इंजीनियर्स के पास बहुत जबरदस्त आइडिया था। उन्होंने सोचा कि इस पूरी जमीन को हटाने के बजाय सिर्फ इन पहाड़ों को ऊपर से थोड़ा सा काट देते हैं और इस एरिया को पानी से भर देते हैं और फिर लॉक्स के जरिए यहाँ पर शिप्स को चढ़ाया और उतार दिया करेंगे। लॉक्स असल में ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए पोर्ट्स को ऊपर और नीचे किया जाता है। इन्हीं लॉक्स की मदद से शिप्स आसानी से एक ओशन से दूसरे ओशन में जा सकती थी। 40,000 वर्कर्स, कई 100 ट्रैक्टर्स, स्टीम इंजन्स और एक्सकेवेटर्स के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और फिर 10 साल बाद 15 अप्रैल 1914 को पैनामा कैनाल को शिप्स के लिए ओपन कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट वाकई में इंजीनियरिंग का एक शाहकार था। ऐसी जबरदस्त इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज की गई थी जो आज तक किसी ने सोची भी न थी। इसके अलावा इस कैनाल में पानी भरने के लिए 2 आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाई गई थी। इस प्रोजेक्ट पर $375 मिलियन खर्च हुए और करीबन 5,000 वर्कर्स
भी अपनी जान से हाथ धो बैठे और इन्हीं लोगों की कुर्बानी और प्लानिंग की वजह से ये अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। आज ये कैनाल पनामा का सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रिसोर्स है। पूरे पनामा का 10% रेवेन्यू सिर्फ इस एक कैनाल से आता है। कैनाल कंट्रोल अथॉरिटी के डेटा के मुताबिक इस कैनाल से गुजरने वाले समुद्री जहाजों से $10,000 से $3,00,000 तक की फीस ली जाती है और पीक सीजन में तो ये प्राइस डबल भी हो जाती है। रिसेंटली एक खबर आई थी कि एक केमिकल टैंकर ने यहाँ से गुजरने के लिए $2.5 मिलियन दिए, बिकॉज ये लॉक्स ऑपरेट करने का प्रोसेस बहुत ही टेक्निकल और मुश्किल है और इसके लिए लेबर के साथ साथ बहुत स्किल्ड इंजीनियर्स और मशीन ऑपरेटर्स भी चाहिए होते हैं। और अब हम आते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ जिसने पनामा कैनाल का फ्यूचर डाउटफुल बना दिया है। असल में जैसे मैंने पहले बताया था कि अमेरिकन इंजीनियर्स ने इस रूट को बिल्कुल लेवल नहीं किया था, बल्कि सिर्फ पहाड़ों को थोड़ा ऊपर से काट कर 2 आर्टिफिशियल लेक्स बनाई ताकि इस हिस्से में पानी भर जाए। इन्हीं 2 लेक्स में से एक लेक गैटन है और दूसरी लेक एलाहुएला है और इन्हीं लेक से इस कैनाल में पानी आता है। पानी आने के बाद समुद्री जहाजों को लॉक्स की मदद से ऊपर और नीचे करके क्रॉस करवाया जाता है, मगर इस सारे प्रोसेस में एक मसला ये है कि पानी बहुत वेस्ट होता है। अब जब तक पनामा में बारिश खूब होती थी तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन 2016 के बाद से पनामा का मौसम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बदल गया है। खास तौर पर 2019 में इतना सूखा पड़ा कि सब डर गए और यहाँ का वाटर लेवल इतना लो हो गया कि शिप्स के लिए यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया और पनामा ने शिप्स पर कार्गो रिस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि उनका वेट कम हो और वो कम पानी में डूबे नहीं। और फिर सितंबर 2023 में पनामा गवर्नमेंट ने यहाँ पर डेली रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि यहाँ से डेली 32 से ज्यादा समुद्री जहाज नहीं गुजर सकेंगे और नतीजतन इस कैनाल के सामने कंटेनर शिप्स की लाइंस लग गई हैं। इस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही बिकॉज बारिश की शदीद कमी हो चुकी है। 1953 के बाद से पनामा का दूसरा सबसे सूखा साल था। बारिश न होने की वजह से ये लेक्स तेजी से खुश्क होती जा रही है और पनामा के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली पनामा की गवर्नमेंट ने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसमें इस कैनाल के वेस्ट में एक और छोटा सा डैम बनाया जाएगा जिसे एक 8 किलोमीटर के अंडरग्राउंड टनल से लेक गैटन से कनेक्ट किया जाएगा ताकि ये पानी इस खुश्क होती हुई लेक तक पहुँचाया जा सके। लेकिन अभी तो ये प्लान डिस्कशन में है और अप्रूव होने के बाद भी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे कंप्लीट करने में कम से कम 2.5 साल लग जाएंगे। लेकिन इस दौरान इन शिप्स के लिए एक और प्रैक्टिकेबल रूट भी है और वो है आर्कटिक रूट। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम गर्म हो रहा है और बर्फ पिघल रही है, ये रूट शिप ओनर्स के लिए अट्रैक्टिव बनता जा रहा है और इसीलिए बहुत से कंट्रीज की नजरें अब इस रूट में आने वाले ग्रीनलैंड पर भी हैं। चाइना, रशिया, यूएसए, सारी वर्ल्ड सुपर पावर्स ग्रीनलैंड का कंट्रोल लेना चाहती हैं, मगर इसकी वजह सिर्फ ये आर्कटिक का शिपिंग रूट नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड अपने अंदर बहुत से खजाने छुपाए हुए है जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं।